शायद बहन जी पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो वो अपना प्रभाव दोबारा से जिंदा करने में उतना कामयाब ना हो पावे। देखिए, चंद्रशेखर आजाद एक उम्मीद तो बन गए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि भाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा सुप्रीमो मायावती निर्विवाद रूप से दलित राजनीति की सबसे बड़ी नेता हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद का उदय हुआ है, तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद मायावती को टक्कर दे पाएंगे? तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय वरिष्ठ पत्रकार अमरीश बालियान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को भली प्रकार से समझते भी हैं। अमरीश बालियान जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विपिन भाई, आप आए, आपने समय दिया अपने चैनल के लिए, आपका भी आभार। और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको भी मेरा नमस्कार। वर्तमान समय में बहन कुमारी मायावती जी की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहन जी जमीन से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, और जैसा भी हमारे बड़े बताते हैं कि गांव-गांव जाकर उन्होंने दलितों को जागरूक किया, उनके शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्हें उनके अधिकारों की जो ताकत है उसका एहसास दिलाया। और जब वो मुख्यमंत्री बनी तो बड़े तादाद में ऐसे फैसले भी हुए कि जो निर्बल वर्ग था उसने खुद को उस शासन में सुरक्षित महसूस किया। तो लंबे समय तक मायावती जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या देश की राजनीति में भी दलित राजनीति का बड़ा चेहरा रही। लेकिन पिछले करीब एक दशक में जिस तरीके से उनकी फील्ड पे सक्रियता कम हुई है, उससे शायद विशेष तौर पे दलित राजनीति से जुड़े जो लोग थे या वोटर थे, उन्हें एक चिंता होनी शुरू हुई कि भाई हमारा संरक्षक कौन रहेगा, हमारा संरक्षण कौन करेगा, हमारे अधिकारों की आवाज़ कौन उठाएगा। और आज ना तो बहुजन समाज पार्टी, ना बहन मायावती जी मतलब उतनी मुखरता से, अगर कहीं किसी दलित के, उनके जो वोटर हैं उनके साथ में कोई अगर शोषण की घटना हो रही है तो उतनी मुखरता से विरोध नहीं कर रहे हैं, ना उनका कुछ हालचाल जानने के लिए पार्टी के लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ से उन्होंने शायद ऐसा एक वैक्यूम खुद ही बना दिया, एक खाली जगह खुद ही छोड़ दी। और इस वजह से जो आपने चर्चा का टॉपिक शुरू किया भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का उदय है, शायद चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं इस वक्त, शायद दलित वोटरों के बीच में धीरे धीरे उनकी जगह बनती जा रही है, मैं तो ये मानता हूँ। जिस तरीके से आपने पिछले 10 वर्षों की बात की, तो पिछले 10 वर्षों में ही भारतीय जनता पार्टी का भी एक तरह से ग्राफ लगातार बढ़ा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को दबाने का काम किया? और जिस तरीके के आरोप लगते हैं कि भाई भाजपा और बसपा की तो आपस में साठगांठ है और एक तरह से भाजपा से मायावती डरी हुई हैं, तो इसमें आप कितनी सच्चाई मानते हैं? देखिए, पिछले एक दशक में ये चर्चा तो करीब एक दशक से है कि भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्रीय सरकार में आई, बहन जी पे उन्होंने अंकुश लगाना शुरू कर दिया, ईडी का, सीबीआई का डर दिखाना शुरू कर दिया। ये चर्चाएं तो करीब एक दशक से हैं। लेकिन आप देखोगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बहन जी ने, आज जो इंडिया गठबंधन है, इस इंडिया गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ा था। बहन जी, चौधरी अजीत सिंह जी तब जिंदा थे तो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी एक मंच पर आकर इन लोगों ने चुनाव लड़ा था। तो शायद 2019 तक, अगर मान लो इस बात को अगर एक दशक से लोग सच मानते हैं, तो 2019 में शायद बहन जी ये गठबंधन ना करती अगर सत्ता का तुरंत दबाव मानती। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद में बहन जी ने एक स्टेटमेंट दिया चुनाव परिणाम आने के बाद में कि इससे बेहतर तो हम भारतीय जनता पार्टी से ही गठबंधन कर लेते। वो स्टेटमेंट आने के बाद में खास तौर पर जो मुस्लिम वोटर है उसने एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी से दूरी बना ली, जो मैं महसूस करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। और इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ था वो डाउन जाना शुरू होगा। और अब ये पर्दे के पीछे की चीज़ है विपिन भाई कि भाजपा का दबाव है बहन जी पे या नहीं है, लेकिन कई बार के राजनीतिक घटनाक्रम
कभी कभी ऐसे संकेत दे दिया कि शायद बहन जी दबाव में है। अब वाकई सत्ता का दबाव उन पे है, ईडी का, सीबीआई का डर उन्हें दिखाया जा रहा या नहीं दिखाया जा रहा, ये तो पर्दे के पीछे की बात है। हम और आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि पर्दे के पीछे के सच भी हम जान सकें। अगर पिछले कुछ चुनाव की हम बात करें, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, तो बसपा का ग्राफ लगातार डाउन हुआ है। तो 2027 में आप किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से मायावती एक्टिव भी हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में रैलियां भी की हैं। नहीं, बहन जी ने सिर्फ एक रैली की लखनऊ में, हाल फिलहाल के भाई मान लो सालों में बहन जी की रैली हो रही है। लखनऊ में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और मतलब ये महसूस दिया कि हाँ भाई बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से शायद ग्राउंड में मजबूती से आने के लिए तैयार है। फिलहाल वो बैठ के भी कर रही हैं, लेकिन जनता के बीच में अब भी, जनता और उनके बीच की जो दूरी है बहन जी के लिए, अगर मान लो सबसे ज्यादा नुकसानदायक स्थिति है तो वो है अगर ये दूरी घटे। आज भी शायद आपको कोई ऐसा नेता ना मिले, मैं तो देखा नहीं पिछले कई सालों में बहन जी ने कोई इंटरव्यू किसी बड़े चैनल को भी दिया हो, और कोई नेता शायद आपको भी ऐसा ना मिले जो सीधे ये कह सके कि भाई चलो मैं आपको बहन जी से मिलवा देता हूँ या बहन जी का आप इंटरव्यू ले लो। तो जब तक जनता के बीच में बात नहीं आओगी बहन जी के, अगर मान लो आप वो ट्विटर पे फेसबुक पे फॉलोवर देखोगे तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी मानी जाती थी। और उस स्थिति में भी उनके फॉलोवर चूंकि सीधे वो कनेक्ट नहीं कर रही हैं, तो उस वजह से लोगों का जुड़ाव भी उनसे नहीं हो पा रहा और वो वैक्यूम चंद्रशेखर आजाद भर रहे हैं। अगर बहन जी फिर से एक्टिव हों, लेकिन मुझे चूंकि अब विधानसभा चुनाव में सिर्फ 6 महीने का समय शेष है लगभग, तो बहन जी अगर अभी भी एक्टिव हों तो भी मुझे ये लगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो पकड़ बनाई है, शायद बहन जी पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो वो अपना प्रभाव दोबारा से जिंदा करने में उतना कामयाब ना हो पावे। आनंद प्रकाश भी उन्होंने मैदान में उतारे, लेकिन उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए, बहन जी ने खुद ही उनके भाई जो हमारी लोकल की लैंग्वेज बोल देते हैं भाई पगे बांध दिए, उन पर अंकुश लगा दिया। तो ऐसा लग रहा कि भाई आप आनंद एक बार के लिए उस वैक्यूम की पूर्ति कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से उन पर अंकुश लगा तो बहन जी ने वो संभावनाएं भी सीमित कर दी। आज की तारीख में तो यही है, अगले 6 महीनों में क्या परिस्थिति बने, मैं आज यहां बैठ कर कह दूं कि नहीं बहन जी का तो अब भाई वोटर बिल्कुल छिटक गया उनसे, ऐसा नहीं है। बहन जी का वोटर अब भी उनकी तरफ देख रहा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जितनी तेजी से लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से सीधा उनका कनेक्शन हो रहा है, उस हिसाब से मतलब युवाओं के बीच तो खास तौर पे मैं मानता हूं कि बहन जी के मुकाबले अब ज़्यादा लोकप्रिय हैं। 2007 में जिस समय बसपा की सरकार बनी और बहन जी मुख्यमंत्री बनी, उस समय सर्व समाज का वोट बहन जी के साथ था जी। तो क्या उस सरकार में जो अदर बिरादरियां थी दलित समाज को छोड़कर, उनका शोषण हुआ? ये वजह रही बहन जी और जनता के बीच में गैप की? एक वजह ये भी थी कि बड़ी तादाद में उस वक्त लोगों पे SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे कायम हुए, और मतलब उससे पहले की सरकारों में शायद उससे भी ज़्यादा हुए थे। 2007 से 12 का जो शासन रहा शायद उसमें मुकदमे तो लगे, लेकिन संख्या अगर मैं जब तक विश्लेषण के हिसाब से मैं कहना चाहूँ या जहाँ तक मेरी समझ कह रही है कि शायद वो घटी थी, चूंकि बहन जी ने उस वक्त सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करा, हर जाति हर वर्ग के लोग अपने साथ में जोड़ा, उन्हें टिकट दिए। तो इस बार बहन जी का शासन कुछ संतुलित भी रहा, किसानों के लिए हिसाब से भी ठीक रहा, पुलिस की जो भर्ती हुई उसमें भी कोई आरोप बहन जी पर नहीं विशेष लग पाए। तो मायावती जी ने शासन ठीक चलाया, लेकिन जो भी राजनीतिक परिस्थितियां रही 2012 के चुनाव में माहौल पलट गया। इस बार लोगों ने समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया, मुलायम सिंह यादव जी को दिया, जिन्होंने बागडोर अखिलेश जी को दे दी। चंद्रशेखर को आप किस तरीके से देखते हैं, उनकी राजनीति को किस तरीके से देखते हैं, और खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी मतलब क्या कोई करिश्मा कर सकती है? नहीं, निश्चित तौर पर कर सकती है। देखिए चंद्रशेखर आजाद जी का जो उभार हुआ है, आप मतलब पिछले कुछ महीनों में उन्होंने पूरे यूपी में अपनी रैलियां की,
और हर जगह उनकी रैलियों में लोग पहुंचे और सम्मानजनक रैलियां उनकी हुई। मुजफ्फरनगर से उनकी इन रैलियों की शुरुआत हुई थी। अच्छी खासी भीड़, मतलब मुजफ्फरनगर जैसी ग्राउंड किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी ने पिछले कई सालों से चुना नहीं रैली करने के लिए, और चंद्रशेखर आजाद जी ने वो जगह चुनी, उनकी पार्टी ने वो जगह चुनी, तो लोगों का भरोसा था और भीड़ भी सम्मानजनक संख्या में वहां पर पहुंची। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने एक, जो मैंने कहा कि खाली जगह बन गई थी बहन जी के बाद में, उस वैक्यूम को भरने का काम किया। लोगों, मान लो खासतौर पर दलित वोटरों में आज ये है कि हमारे साथ कोई घटना होगी तो अगर चंद्रशेखर आजाद भी नहीं आओगे तो कोई भीम आर्मी से जुड़ा आदमी आओगा, कोई आजाद समाज पार्टी से जुड़ा आदमी आओगा। बहुजन समाज पार्टी से ये उम्मीद लोगों की टूट गई। इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद का उभार हुआ, संघर्ष भी उस शख्सियत ने बहुत किए। और बड़ी बात यह है कि भाई जो लोग मुझसे भी इस बात को कहने वाले लोग हैं कि साहब हमें संभावना नहीं दिखती कि भाई चंद्रशेखर आजाद विधानसभा में भी अपने विधायक पहुंचा पावे, लेकिन नगीना लोकसभा इसका उदाहरण है। उन्होंने सिर्फ नगीना लोकसभा नहीं जीती, नगीना लोकसभा सीट की हर विधानसभा सीट भी आजाद समाज पार्टी ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने जीती है। और ये दिखाता है कि अगर वो जमीन पे जितनी मेहनत उन्होंने लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा चुनाव में की थी, उतनी मेहनत अगर वो विधानसभा में भी कर ले तो शायद परिणाम आजाद समाज पार्टी के हित में ठीक ठाक आवे, और आजाद समाज पार्टी को शायद विधानसभा में दाखिल होने से, संख्या क्या हो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन विधानसभा में दाखिल होने से रोकना मुश्किल होगा। मतलब बसपा से ऊपर ग्राफ आजाद समाज पार्टी का रहेगा, मतलब आप ऐसा मानते हैं? नहीं, अगर बसपा का जो 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा था, अगर वही रहता है, मात्र एक विधायक उनका था, तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि चंद्रशेखर भाई अगर मान लो कुछ सीमित सीटों पे अगर उसी हिसाब से फोकस करके मेहनत करते, अगर मान लीजिए आप लोकसभा चुनाव में वो उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ते, तो शायद नगीना का चुनाव परिणाम वो ना आता जो कि आया है। ऐसे ही अगर वो सीमित सीटों पे जहां लगे कि हाँ भाई पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके, जीतने की स्थिति में आ सके समीकरणों के हिसाब से, अगर सीमित सीटों पे वो मेहनत कर दें तो उनके विधायक निश्चित तौर पे विधानसभा में पहुंचने की स्थिति है। लेकिन संख्या में फिर कह रहा हूं कि भाई कितनी होगी वो आज हम डिसाइड नहीं कर सकते, कितनी सीटों पे वो फोकस करके मेहनत करेंगे। 403 पे अगर चंद्रशेखर भाई ये चाहा कि भाई हम 403 विधानसभा सीटों पे उतनी ऊर्जा से चुनाव लड़े और भाई चुनाव जीत का आजा, लड़ना एक अलग चीज है, लेकिन ऊर्जा आप ऐसी सीटों पर लगाओ क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का पहला चरण, पहले चरण में हमारे यहाँ की सहारनपुर की, मुजफ्फरनगर की, शामली की, इधर की ज्यादातर सीटों का चुनाव हो जाता है। करीब 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पे पहले चरण में चुनाव हो जाता है। तो पहले चरण पर अगर वो फोकस करके चुनाव लड़ लें तो मैं मानता हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी का, जो मैं फिर से कह रहा हूं कि भाई जो ग्राफ 2022 में रहा था मात्र एक विधायक का, तो आजाद समाज पार्टी उस पर तो निश्चित तौर पर चली जाएगी, बशर्ते वे सीमित सीटों पर उतनी ज्यादा मेहनत करते जितनी की उन्होंने नगीना लोकसभा सीट पर की थी। दलित समाज और इसमें भी खासकर जाटव समाज, मतलब क्या इस समाज ने चंद्रशेखर आज़ाद को अपना नेता मान लिया है, जिस तरीके से आप संघर्षों की भी बात कर रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद एक उम्मीद तो बन गए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि भाई आज बहन जी को मैं कह दूं कि 100% लोग छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं है। मैं ये मानता हूं कि भाई जो बुजुर्ग तबका है दलित समाज का, वो आज भी बहन जी की तरफ आशाओं भरी नजरों से देख रहा है। आज भी ऐसी स्थितियां बनी हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ के बसपा का दामन थामा, तो उनसे मेरी व्यक्तिगत चर्चा हुई, तो मैंने जब चर्चा हुई तो मैंने कहा भाई आजाद समाज पार्टी शायद ज़्यादा बेहतर विकल्प होता अगर आप बसपा की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, अभी बहन जी का जो वोटर है वो उनके साथ में कनेक्ट है। 2027 का विधानसभा चुनाव ये तय करेगा कि वो चीजें सामना होगी कि वाकई बहन जी उतनी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है या नहीं देती है। ये चुनाव परिणाम तय करेगा कि आज जो माहौल जमीन पर दिख रहा है, जिस तरीके से यूथ चंद्रशेखर आजाद के पीछे दौड़ रहा है, वो वाकई वोटों में भी बदलेगा या नहीं बदलेगा। नगीना से उसकी शुरुआत हो चुकी, अब विधानसभा तक वो चीज जाएगी या नहीं जाएगी वो 2027 का चुनाव तय करेगा, वो भविष्य के कर्म में है। अमरीश भाई, जिसे आप चंद्रशेखर आज़ाद का संघर्ष बता रहे हैं, उसे तो कुछ लोग उनका एग्रेशन बता रहे हैं,
और जिस SC/ST मुकदमों की बात आप बसपा शासनकाल में कर रहे हैं, तो वो मुकदमे तो अभी चंद्रशेखर आज़ाद की सरकार भी नहीं है, भीम आर्मी के लोग, चंद्रशेखर के लोग, जो अदर बिरादरियाँ हैं उन पर लगवा रहे हैं। देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो SC/ST एक्ट का नाजायज इस्तेमाल, वो अगर कोई भी उसे बढ़ावा देगा, वो चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी दें, भीम आर्मी दे, आज़ाद समाज पार्टी दे या बहुजन समाज पार्टी दे, तो अगर कोई उसका नाजायज इस्तेमाल अगर करवा रहा है, जैसा आप कह रहे हैं, भाई मैं आपके शब्दों पर जाऊँ कि आज भीम आर्मी के लोग भाई मुकदमे करवा रहे हैं, अगर नाजायज करवा रहे हैं तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। लेकिन अभी भी समाज में ऊंच नीच का भाव है, और कुछ लोगों की मानसिकता अगर गलत है तो वो उस तरह की घटनाओं को अंजाम देते भी हैं। अगर किसी के अधिकारों का संरक्षण हो रहा है तो वो तो वाजिब बात है, लेकिन मैं दोबारा से उसी बात पाता हूँ कि अगर गलत तरीके से किसी पे गलत दबाव बनाने के लिए SC/ST एक्ट का इस्तेमाल हो रहा है तो वो गलत है। उसका निश्चित तौर पर राजनीतिक और सामाजिक खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, सामाजिक व्यक्ति हो। जिन सीटों को जीतने की बात आप 2027 में कर रहे हैं कि भाई इन सीटों को चिन्हित अगर चंद्रशेखर करें तो सीटें जीती जा सकती हैं, तो क्या अदर समाज के बिना वो सीटें जीती जा सकती हैं? नहीं, कोई भी मान लो चुनाव हो तो वो खाली ठीक है, कुछ सीटें ऐसी हो सके भाई जिसमें मुस्लिम बहुल है, कुछ सीटें दलित बहुल है, कुछ दलितों के लिए आरक्षित है, तो जो दलितों के लिए आरक्षित है वो तो दलित ही वहाँ पर जीतेंगे। लेकिन फिर भी बहुतायत में सीटें ऐसी है कि जहाँ कोई भी चुनाव जीत रहा है तो उसे हर वर्ग के, चाहे किसी वर्ग के उसे 2 ही वोट मिले, लेकिन हर वर्ग की वोट मिले तो आदमी चुनाव जीत रहा है, अदरवाइज नहीं। अंतिम सवाल ये है कि क्या जाटव समाज के अलावा भी आप क्या महसूस करते हैं, अदर बिरादरियां भी चंद्रशेखर के साथ जा रही हैं? मैं मानता हूँ कि OBC वर्ग की, अति पिछड़े वर्ग की, और जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा है कि भाई वो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को भी सीटें बड़ी तादाद में देंगे, उसमें कश्यप समाज भी है, उसमें पाल समाज भी है, प्रजापति समाज भी है, उन्होंने ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं इन ऐलान का असर भी होगा। और जहां मान लो जिस जाति का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, चूँकि 2027 के विधानसभा चुनाव में हम एक बार फिर से जाति का उभार देख रहे हैं, तो संभव है कि भाई उस जाति के लोग, उस जाति के वोटर उस कैंडिडेट को समर्थन दें। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार अमरीश बालियान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।